2021 को अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। क्या है नाम इसका? नूरी अंतरिक्ष रॉकेट केंद्र। तो अब हम इसमें प्रमुख संस्थानों को देखने वाले हैं, जो भारत के प्रमुख संस्थान हैं उनको। तो भारत के वैज्ञानिक संस्थानों में जो पहला है वो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे कहते हैं, CSIR जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका जो स्थापना है वो 1942 में हुई और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और शांति स्वरूप भटनागर जी जो है ना, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनका यह योगदान रहा है इसकी स्थापना के लिए। विशेष रूप से आपको याद रखना है क्या? एक तो इसकी स्थापना 1942 में हुई, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही शांति स्वरूप भटनागर का नाम भी आपको याद रखना है इनके स्थापना में योगदान के लिए। उद्देश्य को देखें, क्या है उद्देश्य? ऐसे विज्ञान का विकास करना जो जनता को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान देना इसका उद्देश्य है। खैर, उद्देश्य से प्रश्न हर एक संस्थान में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं संस्थान जिनसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो संस्थान है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है जिसका मुख्यालय, और जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? आज़ादी से पूर्व का ये संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जिसे कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है कृषि, वानिकी, उद्यान एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना। स्थापना कब हुई? 1929 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की बात करें तो अब हम बात करेंगे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की, जिसकी स्थापना 1 जून 1945 को हुई। कब हुई स्थापना? 1 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? डॉक्टर होमी जे भाभा ने इसकी स्थापना की थी। होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। और कार्य क्या है इसका? यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। किसका? नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। 1 जून 1945 की डेट आपको याद रखनी है। मुख्यालय जो है मुंबई में है, और होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना में विशेष भूमिका निभाई है। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यूनिट 9 के लिए भी संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो यूनिट 9 में भी हमने पढ़ा है इसको, और इसमें भी देखेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो है, इसकी स्थापना 2004 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि INSAT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है वह भी पूछा जा सकता है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित होता है, स्थापित किया गया था। किसने इसे स्थापित किया था? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने। DRDO की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है DRDO आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्य की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रम निर्मित कर उसका कार्यान्वयन करना इसका उद्देश्य है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, बार्क की बात करें तो 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में है। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में है। वर्तमान निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती इसके वर्तमान निदेशक हैं, और पुराना नाम क्या है इसका? एटॉमिक एनर्जी असेसबिलिटीमेंट जो है इसका नाम है। वर्तमान नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1966 में रखा गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कब स्थापना हुई? 3 जनवरी 1954, मुख्यालय ट्राम्बे, मुंबई में है। अगला जो संस्थान है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCAR जो अगला संस्थान है, इसकी स्थापना जो है
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई और इसका जो मुख्यालय है कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? कलपक्कम तमिलनाडु में है और स्थापना 1971 में हुई है। कार्य क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना इसका कार्य है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किसमें? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर कार्य करता है। तो इस केंद्र में स्थित जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम और मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर क्या करता है? कार्य करता है। भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो कौन सी क्रमांक का देश है? 7वां। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, RR कैट जिसे कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका मुख्यालय जो है इंदौर में है। कार्य की बात करें, लेजर एवं कणों के त्वरकों के क्षेत्र का विकास करना। वर्तमान निदेशक देवाशीष दास हैं। यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई हैं। क्या हैं? भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई हैं। गुरु जल बोर्ड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है गुरु जल बोर्ड का कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरु जल DOT भारी जल DOT उत्पादन करने वाला देश है। और भारत के जो अन्य गुरुजल केंद्र कहाँ है? इसका तो मुख्यालय मुंबई में है गुरुजल बोर्ड का। इसके जो अन्य संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, मानगुरु आंध्र प्रदेश, थाल महाराष्ट्र, तलचर उड़ीसा, रावतभाटा राजस्थान। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करें तो ये जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना 1947 में हुई, मुख्यालय अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करना इसका उद्देश्य है। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे और आपको भी चीज़ों को समझते चलना है जल्दी जल्दी थोड़े, क्योंकि ज़रूरी है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अब ज़्यादा विस्तार से हम समझ नहीं सकते अभी चीज़ों को। मैं यही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि परीक्षा धाम के सोर्स से ही आपने पढ़ा हो, किसी ना किसी सोर्स से तो इन संस्थानों के एक बार पहले पढ़ा होगा। और अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, इस कंटेंट को कि यूनिट 7 को पहली बार पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लो। अब इसको आप छोड़ दो और रिवीजन उन्हीं को करना है इसका जिन्होंने पहले पढ़ा है। अब सिर्फ वही समय है कि जो हमने पढ़ लिया है ना पहले, उसी का रिवीजन किया जाए, उसी को मजबूत किया जाए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी जो है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, यह इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। तो रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की स्थापना 2008 और मुख्यालय हैदराबाद है। कार्य क्या है? उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके संसाधनों की पहचान करना, वर्गीकरण व निगरानी करना। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें देहरादून, मेघालय शिलोंग, जोधपुर, खड़गपुर, नागपुर और बेंगलुरु इसके मुख्यालय हैं। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है और वर्तमान निदेशक के रूप में के सिवान हैं अभी। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना इसका उद्देश्य है। कार्य क्या है? उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण, सूचनाओं का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण इत्यादि। वर्तमान में इसरो की 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। कौन कौन सी? तो एक करके देखेंगे जी, क्योंकि एक इकाई मध्य प्रदेश में भी स्थापित है। मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल में है। वर्तमान में इसरो की 6 इकाई कार्यरत हैं जिसमें पहला नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इनसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं, सीधे पूछा जाता है केंद्र का नाम और स्थान की कहाँ पर है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल और द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी 3 जगह है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये इसरो की एक इकाई है और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुई। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान संबंधी परिविकास परियोजनाओं को संचालित करता है। रॉकेट व प्रक्षेपण यान को बनाने में यह केंद्र मुख्य भूमिका निभाता है। भारत के अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान SLV-3 जो SLV-3 हैं, SLV, ESLV, PSLV और GSLV के द्वारा VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इनका विकास हुआ है। तो जो भारत के प्रक्षेपण यान हैं SLV-3, ESLV, PSLV, GSLV, इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित किया है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है 1963 में की गई है। UR राव उपग्रह केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। UR राव उपग्रह केंद्र के केंद्र में उपग्रह परियोजना के डिजाइन व निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। प्रोफेसर व वैज्ञानिक UR राव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। URSC केंद्र उपग्रहों के परीक्षण व प्रबंधन का कार्य करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो मुख्यालय है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और स्थापना जो है 1971 में हुई। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई, 1971 में हुई। और जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई, 1963 में हुई और मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। वहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह श्रीहरिकोटा में है और 1971 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो पूरा नाम सार है, क्या है इसका पूरा नाम, पुराना नाम जो है वो सार है ना। और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित सार केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट से विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण इसी केंद्र से किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात करें तो जो स्पेस एप्लीकेशन केंद्र है इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में है और जो स्थापना है वो 1972 में हुई है। कब हुई है स्थापना, 1972 में। मुख्यालय है अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का। इसका कार्य क्या है, दूर संचार एवं टेलीविजन में उपग्रहों के उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण व दूर संवेदी मौसम संबंधी कार्य करना इसका उद्देश्य है। मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र की बात करें तो ये भोपाल में है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल में है और हासन कर्नाटक में भी है। प्रक्षेपित उपग्रह को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु व महेंद्रगिरी में है। इसका कार्य क्या है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र का तो प्रक्षेपण यान उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का विकास करना द्रव प्रणोदक प्रणाली का उद्देश्य है। अब हम उपग्रह की बात करेंगे। उपग्रह कोई खगोलीय पिंड या फिर मशीन हो सकती है जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी को एक उपग्रह कह सकते हैं क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरह से चंद्रमा एक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके अलावा इंसानों द्वारा निर्मित बहुत सारी मशीनें जो किसी विशेष कार्य के लिए अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं उपग्रह कहलाती हैं। उपग्रह हम किसे कहते हैं, उपग्रह वो कहलाता है जो किसी उपग्रह की परिक्रमा कर रहा हो, है ना। तो उसमें मानव निर्मित कोई मशीन भी हो सकती है, कोई खगोलीय पिंड भी हो सकता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से समझते जाना है आगे की चीज़ों को। तो एक तो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और दूसरे होते हैं कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रहों के उदाहरण हैं। पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रहों के उदाहरण हैं। वहीं जो उपकरण इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, जैसे आर्यभट्ट। थोड़ा सा हम उपग्रहों का इतिहास देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो आरंभ है 1962 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ। 1963 में केरल के थुम्बा में साउडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी की सेंटर की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 1921 से नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइक एपॉस प्रक्षेपित किया। 15 अगस्त 1969 को इसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम आज इसरो कहते हैं, की स्थापना की गई। अंतरिक्ष अनुसंधान को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग
तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। 19 अप्रैल 1975 को प्रयोग के तौर पर आर्यभट्ट नामक प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो 1975 में आर्यभट्ट को भेजा गया था। कब भेजा गया था आर्यभट्ट को? तो 1975 में भेजा गया था, और यह प्रथम उपग्रह था भारत का। कक्षाओं के प्रकार देखें तो कक्षाओं उनके प्रकारों को अलग अलग आधारों में बांटा जाता है, जैसे ऊंचाई के आधार पर होती हैं, है ना, कोण के आधार पर होती हैं और कार्य के आधार पर होती हैं। इनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर बात करते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर जो पहला प्रकार है वो है निम्न पृथ्वी की कक्षा, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट जिसे कहा जाता है, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेव कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की सतह से, इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है ना, वो निम्न पृथ्वी कक्षा के अंतर्गत आती है। निम्न कक्षा का उपग्रह लगभग 90 से 180 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। जो निम्न कक्षा का उपग्रह है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 90 से 180 मिनट का समय लेता है। इस कक्षा में सुदूर संवेदी अथवा रिमोट सेंसिंग उपग्रह स्थापित होते हैं। तो निम्न कक्षा में कौन से उपग्रह स्थापित होते हैं? सुदूर संवेदी अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मध्यम पृथ्वी की कक्षा की बात करें तो 2000 किलोमीटर से लेकर लगभग 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को मध्यम पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। 2000 किलोमीटर से लेकर लगभग 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को मध्यम पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसमें कौन से क्या होता है, इसमें जो उपग्रह होते हैं ना, वो 6 से 8 घंटे के बीच में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, और इस कक्षा में नेविगेशन हेतु प्रयुक्त होने वाले जो उपग्रह होते हैं उनको स्थापित किया जाता है, नेविगेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि हमने जो लेव में देखा है ना, तो निम्न पृथ्वी की कक्षा में क्या देखा है हमने? उसमें देखा है सुदूर संवेदी अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह को स्थापित किया जाता है। जबकि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, इसमें नेविगेशन हेतु प्रयुक्त उपग्रह स्थापित होते हैं। उच्च पृथ्वी कक्षा की बात करें तो जियो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है इसे। 36,000 किलोमीटर और उससे ऊपर के कक्षीय क्षेत्र को उच्च पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। उच्च कक्षा का उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, और इस कक्षा में संचार हेतु प्रयुक्त उपग्रह इनसैट जीसैट स्थापित किए गए हैं। तो ये किसके लिए है? संचार के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो जो पहली कक्षा है, सबसे पहले हमने लो अर्थ ऑर्बिट की बात की, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे आए, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने जियो अर्थ ऑर्बिट को देखा। अब हम देखेंगे कोण के बारे में, तो कोण के आधार को देखेंगे। कोण के आधार पर जो पहला प्रकार है वो है ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं। पोलर और सन सिंक्रोनिक सैटेलाइट होते हैं। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह निम्न भू कक्षा का एक उपग्रह है जो पृथ्वी से 500 से 1000 किलोमीटर की उससे नीचे की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इस कक्षा में उपग्रह ध्रुव से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर चक्कर लगाते हैं, और इस प्रकार का सैटेलाइट हमेशा एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान पर आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह दिन के 12 बजे भोपाल के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वह अगले दिन जो है 12 बजे ही भोपाल के ऊपर दिखाई देगा। इन उपग्रहों में उच्च भेदन क्षमता वाले कैमरा लगे होते हैं। उदाहरण के लिए सुदूर संवेदन उपग्रह IRS, कार्टोसैट, ओसिनोसैट, मेगाट्रॉपिक्स और कल्पना आदि कैसे हैं? ये हैं सूर्य तुल्यकालिक हैं। सूर्य को तुल्यकालिक उपग्रह में ये जो आप मैप चित्र देखेंगे ना, तो इसको आसानी से समझ सकेंगे। सूर्य तुल्यकालिक जो होते हैं ना, वो कैसे राउंड करते हैं पृथ्वी को, कैसे चक्कर लगाते हैं? तो ये ध्रुवों को की सीध में लगाते हैं ना, ध्रुवों से होते हुए जाते हैं। तो एक जगह से दो जगह इस तरीके से ध्रुवों से होते हुए इस तरीके से आते हैं और जाते हैं। और जो सूर्य तुल्यकालिक है ना, यहाँ तो PDF बहुत बिलर है, तो हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं, तो आप समझ लेना, है ना। जो भूतुल्यकालिक होते हैं ना, अभी तो हमने सूर्य तुल्यकालिक देखा। जो भूतुल्यकालिक होते हैं वो भूमध्य रेखा की दिशा में परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की, और ये जो होते हैं ना, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की गति की दिशा में पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, है ना। सूर्य तुल्यकालिक क्या होता है? सूर्य तुल्यकालिक में हमने देखा कि सूर्य तुल्यकालिक में वो चक्कर लगाते हैं कैसा, इस प्रकार से कुछ, है ना, ध्रुवों से होते हुए, दोनों ध्रुवों से उत्तर से दक्षिण। जबकि भूतुल्यकालिक में क्या होता है? पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाया जाता है। कैसे? पश्चिम से पूर्व। कुछ इस प्रकार से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो रेड कलर लिया है ना, ये है भूतुल्यकालिक के लिए, पश्चिम से पूर्व भूमध्य रेखा से होते हुए, है ना। ये 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की गति की दिशा में पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं।
ये अपना चक्कर लगाने में 24 घंटे का पूरा समय लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जीसैट और इनसैट उपग्रह इसके उदाहरण हैं। कार्य के आधार पर देखें तो मौसमी उपग्रह, संचार उपग्रह, वैज्ञानिक उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह और नौवहन उपग्रह शामिल हैं। मौसमी उपग्रह के बारे में आप नाम से समझ पा रहे होंगे, आप सिर्फ इनका उदाहरण देख लो। तो उदाहरण इनसैट 3D जो है वो एक मौसमी उपकरण है। कैसा है उपग्रह? मौसमी उपग्रह। संचार उपग्रह की बात करें तो संचार उपग्रह में क्या होता है, एक ट्रांसपोडर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार को सिग्नल पारित और परिवर्धित करता है। दरअसल ट्रांसपोंडर उपग्रह में लगा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव भी करता है और उसे संचारित भी करता है। संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविज़न के अलावा टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक उपग्रह की बात करें तो वैज्ञानिक उपग्रह इसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र, अंतरिक्ष विकिरण, पृथ्वी और उसके वायुमंडल, सूर्य या अन्य तारों, ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों से संबंधित घटनाओं पर डेटा प्राप्त किया जाता है और जरूरी शोध कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आदित्य L1 इसका उदाहरण है। दूर संवेदी उपग्रह जो हैं रिमोट सेंसिंग, इनमें क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बिना किसी भौतिक संपर्क के या फिर उस जगह उस साइट पर जाए बिना वहाँ से संबंधित किसी वस्तु या घटना के बारे में विस्तृत जानकारी निकालना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जैसे भारत का कार्टोसैट 1 है जो वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। नौवहन उपकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोज़ ज़रूरत पड़ने वाली जानकारियों जैसे कि लाइव ट्रैफिक, डिस्टेंस मेजर, लाइव लोकेशन आदि उपलब्ध करवाकर हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। नौवहन उपग्रह है ना, नेविगेशन उपग्रह जो होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट। जैसे कि जीपीएस की बात करें तो ये अमेरिका द्वारा संचालित एक वैश्विक नौवहन उपग्रह है। हम जिस गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं वो जीपीएस पर आधारित है। भारत का गगन जीपीएस पर आधारित है। तो भारत का कौन सा है नौवहन उपग्रह? गगन। प्रक्षेपण यान तकनीकी की बात करें तो SLV, ESLV, PSLV, GSLV और RSLV हैं। SLV की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है प्रक्षेपण यान तकनीक है ये, है ना। तो प्रक्षेपण यान तकनीक में जो पहली तकनीक है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, इसकी शुरुआत जो है 1980 में इसका सफल परीक्षण किया गया SLV का। यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्षेपण यान 40 किलोग्राम भार तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में स्थापित कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। भारत का रोहिणी उपग्रह 1980 में इसी से लॉन्च किया गया था। किससे? PSLV से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ESLV की बात करें तो आग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता है। यह SLV-3 का संवर्धित रूप है। यह प्रक्षेपण यान 150 किलोग्राम भार तक के उपग्रह को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। यह 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। कितने चरणों वाला? तो जो ESLV है ना, ये 5 चरणों वाला है, इतना आपको याद रखना है। ESLV 5 चरणों वाला है। PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इसका विकास 1993 में किया गया और यह प्रक्षेपण यान 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को लियो कक्षा में, हल्के भार वाले उपग्रह को लियो जियो कक्षा में स्थापित करता है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो PSLV जो होता है इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में ठोस ईंधन और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें द्रव ईंधन का प्रयोग होता है। इसकी दक्षता विश्व में सर्वाधिक है। विश्व का ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसकी सफलता दर सर्वाधिक है। PSLV के उदाहरण देखें तो कार्टोसैट, रिसोर्स सेट, चंद्रयान 2008 है ना, चंद्रयान PSLV-C12 से 2008 में, मंगल मिशन PSLV-C25 से 2013 में भेजे गए हैं। तो इस प्रक्षेपण यान से कौन कौन से मिशनों को भेजा गया है? कार्टोसैट, रिसोर्स सेट, चंद्रयान और मंगल मिशन। GSLV की बात करें, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यह 2001 में विकास हुआ। इसका प्रयोग GSAT श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए होता है। ये 3 चरणों वाला रॉकेट होता है। इसमें पहले चरण में ठोस प्रणोदक, दूसरे चरण में द्रव प्रणोदक और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। क्रायोजेनिक तकनीक अत्यंत निम्न ताप पर आधारित होती है। इसके द्वारा 400 किलोग्राम क्षमता के उपग्रह भू स्थिर कक्षा 10,000 किलोग्राम क्षमता के उपग्रह को लियो कक्षा में ले जा सकता है। इसमें स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन होता है। उदाहरण के लिए GSLV Mark 1 रूस का क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा हुआ है। GSLV मार्क चंद्रयान 2 ये दोनों स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन हैं।
RSLV की बात करें, है ना, तो इस प्रकार के प्रक्षेपण यान का कई बार उपयोग किया जा सकता है। सैनिक इंजन के स्थान पर स्क्रैमजेट रैमजेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यदि इस प्रक्षेपण यान का भारत विकास कर लेता है तो वह मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। भारत का प्रमुख उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान देखें तो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है? पहला आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जो है वो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह है और 19 अप्रैल 1975 में रूस के अंतरिक्ष केंद्र इंटर कॉस्मोस से इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो जो आर्यभट्ट है ना, भारत का प्रथम उपग्रह है, लेकिन इसका जो प्रक्षेपण है ना, कहाँ से किया गया था? रूस का जो अंतरिक्ष केंद्र है इंटर कॉस्मोस, वहाँ से। रोहिणी उपग्रह की बात करें तो रोहिणी उपग्रह जो है भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। क्या है? भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। देखो प्रश्न किस प्रकार से आएगा, भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो रोहिणी लगाना है। और अगर भारत का प्रथम उपग्रह पूछा जाए तो आर्यभट्ट लगाना है। यह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक 1979 और 80 में इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही 1980 में भारत अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया था? छठा देश बन गया था। एप्पल की बात करें तो भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला संचार उपग्रह है। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो एप्पल। और भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला उपग्रह, तो एप्पल ही लगाना है। मैट सेट की बात करें तो भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह है। ये कैसा है? भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह है मैट सेट। 2002 में PSLV द्वारा भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा में भेजा गया था ये। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में मैट सेट का नाम बदलकर कल्पना वन कर दिया गया है। एजुसेट की बात करें तो भारत के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह था एजुसेट। किसके लिए? शिक्षा के लिए समर्पित है ये एजुसेट। और 2004 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इसे कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। हैमसेट की बात करें तो रेडियो सेवा संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाला उपग्रह था, जिसे 2005 में PSLV C6 के द्वारा भेजा गया। कार्टोसैट की बात करें तो यह पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है। कैसा है? पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है जो कक्षीय प्रतिबिंब प्रदान करने में सक्षम है। प्रतिबिंबों का उपयोग वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मानचित्रीय अनुप्रयोगों के लिए में लाया जाता है। मेगाट्रॉपिक्स की बात करें तो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 2011 में प्रक्षेपित किया गया। किसे? मेगाट्रॉपिक्स को। किस किस ने मिलकर? भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसे प्रक्षेपित किया। इसका उद्देश्य जो है मौसम, जलवाष्प, आर्द्रता और वायुमंडल की परतों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। चंद्रयान वन की बात करें तो चंद्रयान वन के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन है चंद्रयान वन। और 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था ये। इसने 18 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और अगस्त 2009 तक ये सक्रिय रहा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 के द्वारा इसे भेजा गया था और 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, परंतु चंद्रमा के पैर उतरने के दौरान 2 किलोमीटर पहले इस मिशन का संपर्क टूट गया था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया और चंद्रमा द्वितीय के लैंडर को विक्रम व रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। मंगलयान चंद्रयान 3 के बारे में आप कमेंट करके सारी जानकारी डिटेल में डालेंगे कमेंट बॉक्स में। मंगलयान की बात करें तो मॉम मिशन की बात करें, मार्स ऑर्बिट मिशन इसे कहा जाता है। यह भारत का पहला मंगल मिशन है जो 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 द्वारा श्रीहरिकोटा से भेजा गया। इसने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले मंगल मिशन में सफलता हासिल की है। पहले ही प्रयास में भारत ने मंगल मिशन में सफलता हासिल कर ली थी। इसके साथ भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो भारत से पहले कौन कौन पहुंचा है? रूस, अमेरिका, यूरोपीय
यूनियन संघ, यूरोपियन संघ भी भारत से पहले पहुंचा है। तो भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला, साथ ही अपने पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। क्या है? उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीपीएस किसी भी मौसम में 24 घंटे काम करता है। जीपीएस तकनीक का उपयोग पहली बार 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस सिस्टम की बात करें तो भारत में जो जीपीएस सिस्टम है वो भारत गगन है ना, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। यूएसए का क्या है? तो नवस्टार यूएसए का है, नवस्टार जीपीएस। और रूस का है ग्लोनास। किसका है? ग्लोनास जो है वो रूस का है। बाइडू चीन का, बाइडू नेविगेशन किसका है? चीन का है। और यूरोपीय यूनियन का है गैलीलियो। क्या है यूरोपीय यूनियन का? गैलीलियो। जीपीएस के जो मुख्य उपयोग हैं, एक तो वो स्थान स्थिति का निर्धारण के लिए, समय सटीक समय का मापन, दुनिया के नक्शे बनाना, वस्तु निगरानी या ट्रैकिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समाचार पन्नों से देखें तो अमेजोनिया वन ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट है जो कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सैटेलाइट ब्राज़ील में वनों की कटाई पर निगरानी रखेगा। युक्त धारा क्या है? युक्त धारा नामक पोर्टल रिमोट सेंसिंग के साथ साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित डेटा की मदद से नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली की बात करें तो जीआईएस की बात करें, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो ये जो है पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थिति के लिए डेटा का संग्रह, विश्लेषण और कल्पना करना। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो स्थानिक संबंधों, पैटर्नों और रुझानों की जांच करता है। जीआईएस के प्रमुख घटक में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया, लोग और डाटा आते हैं। जीआईएस के उपयोग क्या हैं? तो इसका जो उपयोग है पुरातात्विक कार्यों व खोज में, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में, मानचित्र पर विजुलाइजेशन, गूगल मैपिंग करना, प्राकृतिक संसाधनों के विश्लेषण और पर्यावरण संरक्षण में इसका जीआईएस का उपयोग होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आर्यभट्ट जो है वो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। अंतरिक्ष यात्रियों के विभिन्न नाम में एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका, कॉस्मोनॉट्स रूस, टाइकोनॉट्स चीन और बायोमोनॉट्स भारत में कहा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को। स्पुतनिक 1 की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 क्या है? जो स्पुतनिक 1 है वो पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह है। वहीं स्पुतनिक 2 जो है जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 2। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यूरी गागरिन कहाँ के हैं? पूर्व सोवियत संघ के हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए क्या लगाना है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कहाँ की हैं? पूर्व सोवियत संघ की हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। तो पहली बार कौन सा भारतीय अंतरिक्ष में गए? तो उनका नाम है राकेश शर्मा। क्या नाम है? राकेश शर्मा। कल्पना चावला वर्ष 1977 में मिशन STS-87 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी थी। 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया नष्ट हो गया जिससे कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है AP अब्दुल कलाम को। मिशन शक्ति की बात करें तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है मिशन शक्ति, जो है एक प्रकार से एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इसे 27 मार्च 2019 को एक लाइव सैटेलाइट को ध्वस्त किया। सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। बायोमित्र इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट है। बायोमित्र को लॉन्च किया गया है। भुवन की बात करें तो इसरो द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है भुवन, जिससे देश के किसी भी क्षेत्र में 3D रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल व तेलुगु भाषाएं उपलब्ध हैं।
किस पर? भुवन में। भुवन क्या है? इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिसे देश के किसी भी क्षेत्र में 3D रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। सत्यभामा सेट की बात करें तो यह चेन्नई से छोड़ा गया इसरो का उपग्रह है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों पर डेटा का संग्रह है। तो क्या करता है सत्यभामा सेट? ग्रीन हाउस गैसों पर डेटा का संग्रह कर रहा है। अब हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी की। रक्षा प्रौद्योगिकी को कुछ हम इस प्रकार देखने वाले हैं। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना देखेंगे। थल सेना में मिसाइल और युद्ध टैंक, वहीं वायुसेना में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन, साथ ही पनडुब्बी और युद्धपोत को देखने वाले हैं। मिसाइल के प्रकार देखें और भारत की मिसाइलें, तो पहले भारत की मिसाइलें देख लेते हैं, उसके बाद मिसाइल के प्रकार देखेंगे। तो जो भारत की मिसाइलें हैं उनमें अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, प्रहार, सागरिक और निर्भय आपको याद रखनी है। वहीं जो प्रकार हैं वो एक तो पथ के आधार पर होते हैं प्रकार, मारक क्षमता के आधार पर, स्थान के आधार पर और गति मैक संख्या के आधार पर मिसाइल के प्रकार होते हैं। इनसे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है ना उसका वीडियो पहले ही आ चुका है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिनेरियो के नाम से जो भी करंट अफेयर्स है ना उसका वीडियो पहले ही लॉन्च कर दिया जा चुका है परीक्षा धाम की बुक से ही। तो अगर आपने अभी तक वो करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, मेगा मैराथन वीडियो के नाम से, महा मैराथन वीडियो के नाम से डला हुआ है, उसको भी देख सकते हो। ये वह वीडियो 8 घंटे का जिसमें पूरा 1 वर्ष का कंप्लीट करंट अफेयर्स शामिल है। और अगर आप उसे पूरा नहीं देखना चाहते हो तो आप जिस टॉपिक को देखना चाहते हो उससे संबंधित प्लेलिस्ट, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें भी देख सकते हो। मिसाइल के प्रकारों में सबसे पहले हम पथ के आधार पर देखें तो क्रूज मिसाइल की बात करें तो एक तो क्रूज मिसाइल होती हैं और दूसरी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है? क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समान चलती है। इस मिसाइल का आकार छोटा और क्षमता कम होती है। यह मिसाइलें कम मात्रा में विस्फोटक ले जाने में सक्षम होती हैं और इनमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में किस इंजन का प्रयोग होता है? तो इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। अब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती है। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बड़ा व क्षमता अधिक होती है। मिसाइलें बड़ी मात्रा में विस्फोटक ले जाने में सक्षम होती हैं। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। कौन से इंजन का? रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। वहीं इसका जो उदाहरण है वो है अग्नि मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो है वो छोटी होती है आकार में, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी होती है। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग होता है और बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। क्रूज मिसाइल के उदाहरण में हमने ब्रह्मोस देखी, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि को देखा है। अब हम दूरी या मार्ग के आधार पर देखेंगे तो कम दूरी वाली जो होती है ना वो उनकी रेंज होती है 300 से 1000 किलोमीटर। इसमें आती है अग्नि 1, पृथ्वी 3, शौर्य मिसाइल इसकी में शामिल है। वहीं मध्यम दूरी की मिसाइल की बात करें तो इनकी जो रेंज होती है 1000 से 3000 होती है। इसमें आती है अग्नि 2। और मध्यवर्ती दूरी वाली मिसाइलों की बात करें तो ये 3000 से 5000 किलोमीटर की होती हैं। इसमें अग्नि 3, K4 ब्लू स्टिक शामिल है। वहीं अंतर महाद्वीप दूरी रखने वाली मिसाइलों में इनकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। और अग्नि 6 अभी तक विकसित हो रही है। उदाहरण इसका है जो अग्नि 6 है ना, अंतर महाद्वीपीय दूरी वाली मिसाइलों में। अब हम इस स्थान के आधार पर देखेंगे ज़मीन से ज़मीन, ज़मीन से हवा और हवा से हवा में जो मारक क्षमता होती है उसके आधार पर देखने वाले हैं। ज़मीन से ज़मीन में वार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनमें उदाहरण में पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष और प्रहार आती है। वहीं ज़मीन से जो हवा में वार करती हैं वो है त्रिशूल और आकाश। हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल वार करती हैं। गति या मैक संख्या के आधार पर देखें तो सबसोनिक मिसाइल होती है। एक तो सबसोनिक मिसाइल होती है, सुपरसोनिक मिसाइल होती है और हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। सबसोनिक मिसाइल में क्या होता है? इस मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है या 1 मैक की संख्या होती है। इसमें ध्वनि की चाल से कम होती है सबसोनिक में। वहीं जो सुपरसोनिक होती है तो इसमें गति जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक और 1 मैक की संख्या से भी अधिक होती है। और हाइपरसोनिक में क्या होता है? इस मिसाइल की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक और 5 मैक संख्या से अधिक होती है।
सबसोनिक मिसाइल के उदाहरण देखें तो सबसोनिक मिसाइल में जो कि ध्वनि की चाल से कम होती है उसमें निर्भय जो कि भारत की है, टॉमहॉक अमेरिका और एक्सोसल जो है वो फ्रांस की है। सुपरसोनिक की बात करें तो इन मिसाइल की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसका उदाहरण है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये भारत में ब्रह्मोस के विकास का विकास का इसी श्रेणी में किया जा रहा है। तो ब्रह्मोस द्वितीय जो बनाई जा रही है ना, वो हाइपरसोनिक मॉडल पर आधारित है। भारत की प्रमुख मिसाइलों की बात करें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली, तो कहाँ सतह से सतह पर मार करती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका जो परीक्षण है वो 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से किया गया था। इसके 3 संस्करण हैं। पृथ्वी 1 यह थल सेना का संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 यह वायुसेना का संस्करण है और इसकी मारक क्षमता जो है 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 जो है यह नौसेना का संस्करण है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। समाचार पन्नों से देखें तो रुद्रम प्रथम भारतीय एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो रुद्रम का विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और ये कैसी मिसाइल है? भारतीय एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अग्नि की बात करें, भारत की लंबी दूरी तथा इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? अग्नि। अग्नि जो है वो भारत की लंबी दूरी तथा इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह अग्नि जमीन से ज़मीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल है। कहाँ? जमीन से ज़मीन पर। अग्नि 4 जो है वो रडारों की पहुंच से बाहर होगी। इसके 5 संस्करण हैं। अग्नि VI प्रस्तावित है जो 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता रखेगी। नांग की बात करें तो टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है नाग। इसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया। यह मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और इसका नया संस्करण हेलिना तथा ध्रुवास्त्र है। इसका जो उपनाम है वो दागो और भूलो है इसे, क्योंकि इसको एक बार दागे जाने के बाद निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं होती है। आकाश मिसाइल की बात करें तो जो आकाश है वो सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र। इसकी मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर है। यह पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसे के प्रणोदक में रैमजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। त्रिशूल की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। इसका नामकरण ब्रह्मपुत्र नदी एवं मास्कोवा नदी के नाम पर हुआ है। और यह मध्यम दूरी वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन नवीन संस्करण में 450 से 500 कर दी गई है। यह सतह से सतह मार करने वाली तथा दागो और भूल जाओ की पद्धति वाली मिसाइल है। और इसका प्रथम संस्करण जो है वो परीक्षण जो है 2001 में किया गया था। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। सॉरी मिसाइल की बात करें तो यह सतह से सतह पर मार करती है और बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 यह अंतर महाद्वीप प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और मारक क्षमता इसकी 5500 किलोमीटर से अधिक विकसित की जा रही है। यह सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। कैसी है? सैटेलाइट रोधी मिसाइल। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की बात करें तो भारत एवं रूस के बीच समझौता के तहत प्रस्तावित हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है ये। निर्भय मिसाइल की बात करें तो यह एक भारत के द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल सिर्फ ज़मीन पर ही मार कर सकती है। इसका निर्माण जो है वो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया है। किसका? निर्भय मिसाइल का। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। सागरिका साइबेरियन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका पहला परीक्षण 2008 में समुद्र के भीतर किया गया था। सागरिका मिसाइल परंपरागत एवं परमाणु दोनों आयुध ले जाने में सक्षम है। सागरिका भारत 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है। धनुष की बात करें तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली धनुष जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पृथ्वी 2 का नौसैनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तथा
लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है किससे? धनुष से। धनुष जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रद्युम्न की बात करें तो दुश्मन को प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सक्षम है। यह स्वदेश निर्मित है। कैसी है? स्वदेश निर्मित है। इसका 2007 में सफल परीक्षण किया गया है। पिनाक की बात करें तो यह DRDO द्वारा विकसित जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। DRDO द्वारा पिनाक का विकास किया गया है। जमीन से जमीन पर मार करती है और कैसी है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसका सफल प्रयोग किया गया। भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इसकी जो मारक क्षमता है 40 किलोमीटर है। काली 5000 की बात करें तो काली जो कि काली एम्पेरा लाइनर इसका फुल फॉर्म है। यह बार्क और DRDO द्वारा विकसित है। शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें माइक्रोवेव उत्सर्जित होती हैं। यह विमानों एवं प्रक्षेपास्त्र को लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों एवं कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम है। प्रहार की बात करें तो DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? प्रहार। प्रहार जो है DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है 150 किलोमीटर एवं एक चरण वाली मिसाइल है। अब हम भारत के प्रमुख युद्ध टैंकों को देखेंगे। तो अर्जुन युद्ध टैंक जो है इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है गति। किसकी? अर्जुन युद्ध टैंक की। यह रात में भी कार्य कर सकता है। जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण के प्रभाव से बचाता है। भीष्म टैंक की बात करें तो भारत ने इसे रूस से खरीदा था, किंतु वर्तमान में भारत के पास इसके बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। यह जमीन पर बिछाई गई बारूद सुरंग से रक्षा प्रदान करता है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकते हैं। अजय टैंक की बात करें तो इसे 1979 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। वज्र टैंक की बात करें तो इसका पूरा नाम K9 वज्र टैंक है। सूरत के हजीरा में L&T कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है इसे। किसके द्वारा? L&T कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है वज्र टैंक को। 2021 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण जारी है। किसका? वज्र टैंक का। वायुसेना रक्षा तकनीक की बात करें, वायुसेना रक्षा तकनीक में तो भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान में वर्तमान में भारत 3G 4G तकनीक आधारित लड़ाकू विमान का उपयोग कर रहा है। रूस के साथ मिलकर 5G तकनीक के लड़ाकू विमान का निर्माण करेगा। भारत के 3 लड़ाकू विमान देसी तेजस, विदेशी में मिराज, मिग, जगुआर, राफेल और सखोई तथा तेजस की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसे DRDO और HAL द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सिंगल इंजन व सिंगल सीट है। तेजस जो है एक प्रकार का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर एवं एयरक्राफ्ट, तो स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं भारत के? चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र कैसे हैं? स्वदेशी हैं। वहीं विदेशी में अपाचे, चिनूक, Mi-25 और इल्यूशन, Mi-25 और इल्यूशन। ध्रुव की बात करें तो यह DRDO द्वारा विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। यह कई देशों को बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है। ध्रुव। सारस की बात करें तो यह भारत की स्वदेश तकनीक से निर्मित नागरिक सेवाएं देने वाला हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण 2004 में किया गया। चीता फ्रांस और HAL द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर है। चीता और चेतक भारत के काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे की बात करें तो यह USA की बोइंग कंपनी से निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका नामकरण USA की अपाचे जनजाति के नाम पर किया गया है। चिनूक की बात करें तो यह अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित आधुनिक मालवाहक हेलीकॉप्टर है। इसका नामकरण उत्तरी अमेरिका की चिनूक स्थानीय गर्म हवाओं के नाम पर किया गया है। Mi-25 की बात करें तो यह रूस से खरीदा हुआ भारत का सबसे अधिक सेवा देने वाला हेलीकॉप्टर है। कौन सा? Mi-25। इल्यूजन की बात करें तो इसे 2003 में रूस से खरीदा गया था। यह अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम मानव रहित ड्रोन की बात करेंगे। रिमोट से संचालित होने वाला एक हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए किया जाता है। ड्रोन के अंदर दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए कैमरा, आधुनिक सेंसर और कई अन्य तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
यह 20 से 24 घंटे तक 30,000 फीट की ऊंचाई पर निरंतर सेवा दे सकता है। भारत के जो ड्रोन हैं उसमें रुस्तम, नेत्र, निशांत और लक्ष्य आपको याद रखना है। रुस्तम, नेत्र, निशांत और लक्ष्य ये स्वदेशी हैं, वहीं हैरान और हैरूप जो है वो कैसे हैं, विदेशी हैं। इनमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको इनके नाम याद रख लेने हैं कि ये भारत के हैं कि नहीं है, भारत के है ना। भारत के जो ड्रोन है उसमें रुस्तम, नेत्र, निशांत और लक्ष्य, वहीं विदेशी में हेरॉन और हैरोप है। कौन कौन से? हेरॉन और हैरोप। नेत्र जो है, पहले रुस्तम की बात करते हैं। तो रुस्तम जो है, रुस्तम ड्रोन, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कब इसका परीक्षण हुआ? 2016 में। वहीं जो नेत्र है उसका विकास भी डीआरडीओ द्वारा ही किया गया है। किसका? नेत्र का। निशांत की बात करें तो यह स्वदेश तकनीक पर आधारित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसकी जो यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। लक्ष्य की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित पायलट रहित विमान है और यह 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्य की, है ना। अब हम हेरॉन की बात करेंगे। भारत ने चीन सीमा पर निगरानी के लिए हेरॉन नाम का खास ड्रोन तैयार किया है। इसका निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया है। हैरोप की बात करें, यह एक मानव रहित युद्धक ट्रेन है जिसका निर्माण भी इजराइल ने किया है। इसे युद्ध क्षेत्रों के ऊपर उड़ान मडराने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए बनाया गया है। किसको? हैरोप को। यह एक ड्रोन है। नौसेना रक्षा तकनीक की बात करें तो इसमें विमान वाहक पोत, इन पर लड़ाकू विमान भेजे एवं उतारे जाते हैं। वहीं पनडुब्बियाँ, यह जल के अंदर होती हैं जिसे दुश्मन का रडार पता नहीं कर सकता है। भारत के प्रमुख विमान वाहक पोतों में जो आईएनएस विक्रांत है, इसकी सेवा, यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है। इसे ब्रिटेन ने खरीदा गया था और इसे 1997 में सेवा से मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस विराट की बात करें तो आईएनएस विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब नौसेना में शामिल किया गया? 1987 में। आईएनएस विक्रमादित्य 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। कब हुआ? 16 नवंबर 2013 को। और आईएनएस विक्रमादित्य रूप से उपहार में प्राप्त है, जिसे एडमिरल गोर्सेगो के नाम से जाना जाता है। आईएनएस रंजीत 1983 में सेना में शामिल हुआ। और भारत के प्रमुख पनडुब्बियों की बात करें तो आईएनएस अरिहंत भारत का पहला निर्मित पनडुब्बी। तो ये अरिहंत चक्र रूस के सहयोग से बनाया गया है। आईएनएस करज और आईएनएस संधु जो है विदेशी है। आईएनएस अरिदमन और आईएनएस कलवरी, आईएनएस कदम्मठ और सिंगापुर शिशुमार सहायता। स्कॉर्पियन की पनडुब्बी देखें तो यह डीजल से चलती हैं तथा पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। इस श्रेणी की निम्नलिखित हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी में आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस बेला, बागीर और कर्ज इसकी उदाहरण हैं। समाचार पन्नों से देखें तो यूवी का इसरो इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों, युवा वैज्ञानिकों का दर्जा प्राप्त हुआ है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास ब्रिटेन के साथ फरवरी 2020 में किया गया है। एग्जाम प्रीमियर लीग में देखें तो SAAW जो है स्मार्ट एंटी एयर फील्ड हथियार है ये एक। और MARS जो है ये फाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम है। कैसा है? मार्स है जो फाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम है। भूमि की खानों एवं विस्फोटक उपकरणों को संभालने के लिए ये स्मार्टफोन है। हेलिना और नांग टैंक रोधी मिसाइल है। कैसी? हेलिना और नांग जो है वो टैंक रोधी मिसाइल है। वहीं टॉप अटैक मोड मिसाइल की बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर नीचे मुड़कर लक्ष्य को भेजती हैं। डायरेक्ट हिट मोड मिसाइल की बात करें तो कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेजती हैं। और तारपीडो जो होती है पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइल को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? तारपीडो का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 1980 में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ मिलकर देश में पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा है।
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान। गार्डन रीच सॉप लिमिटेड कहाँ पर है? कलकत्ता में। पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ, जिसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। ईंधन क्या था इसमें? प्लूटोनियम और स्थान था पोखरण जैसलमेर। वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ। कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। और इसका जो ईंधन है वो यूरेनियम और ड्यूटेरियम। वहीं प्रमुख वैज्ञानिक थे आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम। मध्य प्रदेश से कौन थे? अनिल काकोडकर प्रमुख वैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।